ओके सो अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो विल टेक अ लुक एट दी विल्म्स ट्यूमर, जो कि टॉपिक तो नेफ्रोलॉजी का है या रीनल पैथोलॉजी का है, लेकिन हम इसको स्टडी एक डिफरेंट चैप्टर में कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्यूमर्स एंड ट्यूमर लाइक लीजन्स ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ये जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीजेस में, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है। तो इसमें जो विल्म्स ट्यूमर है, इसको हमें इसका जो कंपोनेंट है ये रीनल मॉड्यूल में आता है, तो हम इसको इसके साथ ही स्टडी करते हैं। सो विल्म्स ट्यूमर को हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, और ये चाइल्डहुड का बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर है, किडनी रिलेटेड प्राइमरी ट्यूमर जो किडनीज का होता है इन चिल्ड्रन या चाइल्डहुड फ्रॉम 2 to 5 years ऑफ एज, दैट इज ऑलवेज विल्म्स ट्यूमर और नेफ्रोब्लास्टोमा। मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है, यही एक प्राइमरी ट्यूमर होता है जो चिल्ड्रन में नज़र आता है इन दिस एज ग्रुप, ठीक है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि विल्म्स ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो कि ना सिर्फ इटसेल्फ अकेले एग्जिस्ट करता है, स्पोरेडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बल्कि एज पार्ट ऑफ अदर सिंड्रोम्स भी मिलते हैं हमें, लाइक वैगर सिंड्रोम है। वैगर सिंड्रोम का जो डब्ल्यू है उससे हमारे पास विल्म्स ट्यूमर ही बनता है। देन ए से एनिरिडिया है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ आइरिस। जी से जेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, और आर से है मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। सो वैगर सिंड्रोम का पार्ट होता है विल्म्स ट्यूमर। इसके अलावा 2 और सिंड्रोम्स भी हैं जिसमें हमें विल्म्स ट्यूमर मिलता है, लाइक डेनिस ड्रैश सिंड्रोम DDS, और बैकविद विडमैन सिंड्रोम BWS, ठीक है। तो ये सिंड्रोम्स हैं जिनका पार्ट होता है विल्म्स ट्यूमर। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये बात कहा जाती है कि विल्म्स ट्यूमर एक यू कैन से हमारे पास एक एग्जांपल है उन ट्यूमर्स की जो कि चाइल्डहुड में होती हैं, और ये उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे चाइल्डहुड के जो ट्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं मोस्टली विद कंजेंटल मैलफॉर्मेशन। तो विल्म्स ट्यूमर भी ऐसा ही है। हमने 3 सिंड्रोम्स देखे हैं, इनमें डेफिनेटली जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ थी और कंजेंटल मैलफॉर्मेशंस थी, और इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है विल्म्स ट्यूमर भी। तो देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूमर्स विद कंजेंटल मैलफॉर्मेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है। सेकंड ये है कि जो हिस्टोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है बिटवीन ट्यूमर एंड डेवलपिंग ऑर्गन, क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही उसमें ऑर्गन में कोई एब्नॉर्मलिटी आती है और वो ट्यूमरस हो जाता है, ठीक है। थर्ड ये कि जो रिमार्केबल सक्सेस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड ट्यूमर्स। अगर चाइल्डहुड ट्यूमर्स का जो यू कैन से प्रोग्नोसिस अच्छा है, क्योंकि उसको अगर हम उस ऑर्गन उसके स्पेसिफिक पार्ट को रिजेक्ट कर लें और कीमोथेरेपी दें तो इट डेफिनेटली कैरीज अ गुड प्रोग्नोसिस। द सेम गोज फॉर विल्म्स ट्यूमर एज वेल, ठीक है। अच्छा, तो 3 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विद विल्म्स ट्यूमर, दैट इज वैगर सिंड्रोम, डेनिस ड्रैश सिंड्रोम एंड बैकविद विडमैन सिंड्रोम, ठीक है। और हम ये देखते हैं 1 in 3 पेशेंट्स विद वैगर सिंड्रोम आर हैविंग दिस विल्म्स ट्यूमर, और इसके अलावा 90% ऑफ केसेस विद DDS हैव चांसेस ऑफ गेटिंग विल्म्स ट्यूमर एज वेल। अच्छा, फिर हम अब पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं या जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ पढ़ते हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद विल्म्स ट्यूमर। उसमें हम यही बात करते हैं कि जो वैगर सिंड्रोम है उसमें क्या हो रहा था कि एक तो विल्म्स ट्यूमर है, साथ में एनिरिडिया है, जेनेटल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, और साथ में मेंटल रिटार्डेशन है। जबकि जो डेनिस ड्रैश सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, इसमें गोनेडल डिसजेनेसिस होती है और अर्ली ऑनसेट नेफ्रोपैथी होती है, जिसकी वजह से एंड में रीनल फेलियर भी हो जाता है। तो गोनेडल डिसजेनेसिस एंड अर्ली ऑनसेट रीनल फेलियर नेफ्रोपैथी, ये दोनों चीज़ें किसमें मिलती हैं हमें, डेनिस ड्रैश सिंड्रोम है। मतलब इसमें यूरोजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, ये बात होगी, ठीक है। अच्छा, दोनों जो कंडीशंस हैं और साथ में जो वैगर सिंड्रोम है और डेनिस ड्राई सिंड्रोम है, दीज बोथ आर एसोसिएटेड विद एब्नॉर्मलिटीज इन द विल्म्स ट्यूमर 1 जीन और WT1 जीन, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन 11p13 लॉकस। 11p13 मतलब 11th क्रोमोसोम पे 13th पोजीशन पर हमारा प्रेजेंट होता है कौन, द लोकस फॉर WT1 जीन और विल्म्स ट्यूमर 1 जीन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो WT1 जीन में जो एब्नॉर्मलिटी हमें नज़र आती है डेनिस ड्राई सिंड्रोम में और विल्म्स सॉरी हाँ और ये वैगर सिंड्रोम में, वो ये होती है कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, और एक्चुअली यू कैन से लॉस हो जाता है उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का जिस पर ये WT1 जीन प्रेजेंट थी, ठीक है। और नहीं, ये हाँ वैगर सिंड्रोम में ये होता है कि लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, डिलीशन होती है WT1 जीन की, लेकिन दोनों में काम WT1 जीन पर ही हो रहा है, वैगर सिंड्रोम में भी और DD जीन सिंड्रोम में भी, ठीक है। और डेनिस ड्राई सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि नेगेटिव इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन है, तो मतलब कि वैगर सिंड्रोम में डिलीशन ही होगी WT1 जीन की, जबकि इसमें डेनिस ड्राई सिंड्रोम में इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन होगी WT1 जीन में। तो ये दोनों में एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, जब WT1 जीन में म्यूटेशन है या उसकी डिलीशन होगी, कुछ भी हुआ है उसमें गलती तो आई है ना कोई, तो WT1 जीन WT1 प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अभी जो WT1 प्रोटीन थी ना, दैट वाज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल रीनल एंड गोनेडल डेवलपमेंट, ठीक है। जब नॉर्मल रीनल और गोनेडल डेवलपमेंट नहीं होगी तो वैगर सिंड्रोम भी रिजल्ट करेगा और साथ में डेनिस ड्राई सिंड्रोम भी रिजल्ट करेगा, ठीक है। बस यही बात होगी।
अच्छा, जो फिर हम कहते हैं जो थर्ड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें हमने थर्ड एक सिंड्रोम पढ़ा था, बैकविद वीडमैन सिंड्रोम। अब बैकविद वीडमैन सिंड्रोम में WT1 जीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें होती है WT2 जीन की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और ये बैकविद वीडमैन सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें दरअसल हमें ना इलाजमेंट मिलती है इंडिविजुअल बॉडी ऑर्गन्स की या इंटायर बॉडी सेगमेंट्स की, लाइक टंग की, किडनी की, लिवर की इलाजमेंट मिलेगी, या इंटायर बॉडी सेगमेंट्स की इलाजमेंट मिलेगी, लाइक हेमी हाइपरट्रॉफी हो गया, एक साइड ही वो एनलार्ज होगी, इसलिए इलाजमेंट मिलेगी हमें एड्रीनल कॉर्टिकल सेल्स की, जिसको हम कहते हैं एड्रीनल साइटोमेगाली। तो वो हमें मतलब माइक्रोस्कोपी पे इंपॉर्टेंट एक फीचर मिलता है BWS में या बैकविद वीटमैन सिंड्रोम में। अच्छा, बाकी एक इंपॉर्टेंट का फैक्टर यही है कि इसमें एक तो बात ये है कि WT1 जीन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसमें जो जीन इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास पड़ी होती है बैंड P15.5 ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। P15.5 ऑफ क्रोमोसोम 11 पे पड़ी होती है, जबकि हमारी जो दूसरी थी वो P13 पे थी, रिमेंबर। अच्छा, तो दिस लोकस इज एक्चुअली अ बिट डिस्टल टू द WT1 लोकस, ठीक है। अच्छा, अब ये कि ये जो लोकस है WT2 जो कि इन्वॉल्व है BWS सिंड्रोम में, उसके बारे में कहा जाता है कि इस लोकस पे एटलीस्ट 10 जीन्स पड़ी हुई हैं, और उन 10 जीन्स में ये सीन होता है कि उन्होंने ना किसी एक पेरेंट से ट्रांसमिट होना है बच्चे में, ठीक है। मतलब कि हम हमेशा वन ऑफ द टू पेरेंटल एलील्स विल गेट एक्सप्रेस्ड, वाइल द अदर पेरेंटल एलील के बारे में उसके साथ क्या होगा, उसको हम सिंपली इसमें एक टर्म यूज़ होती है इम्प्रिंटिंग, उसको हम सिंपली इम्प्रिंट कर देंगे, मतलब कि वो एक्सप्रेस नहीं हो रही, वो इम्प्रिंट हो रही है। और अगर इम्प्रिंटिंग एबनॉर्मलिटीज़ आएँ तो BWS सिंड्रोम या बैकविद वीडमैन सिंड्रोम रिजल्ट करेगा। बस ये आपने बात ही माइंड में रखनी है, ठीक है। कि ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग होती है अदर पेरेंटल होमोलॉग की बाय मिथाइलेशन ऑफ द प्रोमोटर रीजन, मतलब प्रोमोटर रीजन की हम मिथाइलेशन करके पेरेंटल जो होमोलॉग है उसकी हम ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग कर देते हैं। अब अगर ये जो प्रोमोटर रीजन की साइलेंसिंग ना हो तब रिजल्ट करता है हमारे पास बैकविद वीडमैन सिंड्रोम, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोमोटर रीजन की साइलेंसिंग होती है बाय मिथाइलेशन ऑफ द प्रोमोटर रीजन, और अगर ना हो और इम्प्रिंटिंग एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएँ तो मसला है। अच्छा, जो WT2 जीन्स हैं, इनमें एक हम कहते हैं कि कुछ इनमें से जीन्स होती हैं वो कोड कर रही होती हैं फॉर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 भी ना। तो अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 की इम्प्रिंटिंग ना हो मैटरनल साइड से, नॉर्मली जस्ट पैटर्नल साइड से इसको एक्सप्रेस होना चाहिए, लेकिन अगर ये मैटरनल साइड से भी एक्सप्रेस होने लग जाए, मैटरनल साइड की इम्प्रिंटिंग ना हो, तब IGF-2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो ऑर्गन इलाजमेंट होती है या ट्यूमरोजेनेसिस होती है, ये नजर आती है विद बैकविद वीडमैन सिंड्रोम, ये बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाकी जिसमें चीज़ लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं कि बस यही है कि सिंगल जीन के साथ भी हो सकता है, क्लोजली लिंक जीन के साथ भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, और हमें विलियम ट्यूमर के साथ साथ हेपेटोब्लास्टोमा भी मिल सकता है, एड्रीनोकॉर्टिकल ट्यूमर भी मिल सकते हैं, रैप्टोमायोसार्कोमा भी मिल सकते हैं, और पैंक्रियाटिक ट्यूमर भी मिल सकते हैं बैकविद वीडमैन सिंड्रोम। बस ये बात होगी, मतलब कि पैथोजेनेसिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये बात याद रखें कि WT1 जीन पहले दो सिंड्रोम्स में इंपॉर्टेंट है, WT2 जीन थर्ड सिंड्रोम में इंपॉर्टेंट थी, और इम्प्रिंटिंग एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं बैकविद वीडमैन सिंड्रोम में, बस ये बताना चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें इसमें लिखी हुई वो यही है कि अच्छा, पहले जो हमने 3 सिंड्रोम्स देखे हैं, जैसे हम देखा कि विल्स ट्यूमर हो रहा था, विल्स ट्यूमर इन सिंड्रोम्स के साथ भी हो सकता है और अकेले में भी हो सकता है। अगर अकेले में हो तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ स्पोरेडिक फॉर्म ऑफ विल्स ट्यूमर या नॉन सिंड्रोमिक फॉर्म ऑफ विल्म ट्यूमर, और ये 90% केसेस में यही होता है, नॉन सिंड्रोमिक केस ही होता है। और इसका कॉज है, उसमें कॉज में हम देखते हैं कि कुछ प्रोटीन्स में या कुछ जीन्स में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। अगर जीन इनकोडिंग फॉर बीटा कैटेनिन उसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी तो बीटा कैटेनिन बहुत ज़्यादा बनने लग जाएगी, ये है ना। इसके अलावा एक तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है जीन फॉर इन द जीन्स कोडिंग फॉर बीटा कैटेनिन, मतलब 90% ऑफ केसेस में यही होती है, ठीक है। सॉरी, 10% ऑफ स्पोरेडिक विल्स ट्यूमर में बीटा कैटेनिन में होती है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो हमें जो एबनॉर्मलिटी मिलती है वो मिलती है वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो RNA प्रोसेसिंग में, ठीक है। माइक्रो RNA सॉरी वो जीन्स जो इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो RNA प्रोसेसिंग में, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है वो है माइक्रो RNA 200 फैमिली। जो जीन्स इसकी प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट होती है ना, अगर उनमें म्यूटेशन आए, और माइक्रो RNA 200 फैमिली ने करना कहता है, इसने मेसेंकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। अब अगर मेसेंकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी ड्यूरिंग रीनल मॉर्फोजेनेसिस, तो जो सेल्स होंगे वो अपने मेसेंकाइमल फॉर्म में ही रहेंगे। मेसेंकाइमल फॉर्म तो यू कैन से इमेच्योर फॉर्म है ना, या एक ट्रांसिएंट सी फॉर्म है, अगर उसमें सेल रहेंगे तो मतलब दे हैव अ वेरी टोटीपोटेंट पोटेंशियल, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग, क्योंकि उनकी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रही पर्टिकुलर फॉर्म में ना, तो दैट इज़ एबनॉर्मल। तो हमने विल्स ट्यूमर में क्या देखा, सॉरी जो स्पोरेटिक फॉर्म में विल्स ट्यूमर की है उसमें हमने क्या देखा, एक तो ये कि 90% यही होती है, सेकेंडली ये कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है फॉर जीन्स कोडिंग बीटा कैटेनिन, सेकेंडली हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, म्यूटेशंस आती हैं इन द जीन्स कोडिंग द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन माइक्रो RNA प्रोसेसिंग, ठीक है। जब माइक्रो RNA की प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होती, हम 15 to 20% ऑफ केसेस में यही देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज माइक्रोसोमल आर या माइक्रो RNA R 200 फैमिली, ठीक है।
और माइक्रो आरएनए 200 फैमिलीज इन्वॉल्व इन मेसेंकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि होती है ड्यूरिंग रीनल मॉर्फोजेनेसिस। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी फ्रॉम मेसेंकाइमल टू एपिथेलियल कंपोनेंट तो होगा क्या, परसिस्टेंट रहेंगे। अच्छा, जो ब्लास्टिमल सेल्स हैं दीज आर द यू कैन से अर्ली सेल्स और प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स को हम ब्लास्टिमल सेल्स कहते हैं, यही मेसेंकाइमल सेल्स में, ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या कि परसिस्टेंट मेसेंकाइमल या ब्लास्टिमल रेस्ट सेल्स रहेंगे इन द किडनी विच देन इन्वॉल्व इन टू द विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो ब्लास्टिमल कंपोनेंट रेस्ट कंपोनेंट रहेगा किडनी में और विल्म्स ट्यूमर बनाएगा, ठीक है। फाइनली हमें कहते हैं कुछ ट्यूमर्स में, एक तो हमने बीटा कैरोटिन में एबनॉर्मलिटी देखी, एक हमने जीन्स इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग और माइक्रो आरएनए में एबनॉर्मलिटी देखी। थर्ड एबनॉर्मलिटी P53 म्यूटेशन भी हो सकती हैं, ठीक है। P53 म्यूटेशन जब हम देखेंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड हम एनाप्लेजिया देखेंगे, ट्यूमर में एनाप्लास्टिक हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक है उन ट्यूमर्स जिनमें P53 में म्यूटेशन हो, ठीक है। तो बस ये हमें ये इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं विल्म्स ट्यूमर की। सो मॉर्फोलॉजी में यही है, तो ग्रॉस लेवल हम देखें तो विल्म्स ट्यूमर इज अ लार्ज सॉलिटरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस, मतलब उसके मतलब फीचर्स अच्छे हैं, एक बिनाइन ट्यूमर वाले फीचर हैं, ठीक है। हालांकि ये बिनाइन ट्यूमर है नहीं, ठीक है। तो लार्ज सॉलिटरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस होता है विद 10% आइदर आर बायलैटरल और मल्टीसेंट्रिक एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है। 10% मल्टीसेंट्रिक भी हो सकते हैं, बायलैटरल भी हो सकते हैं। कट सेक्शन में हमें क्या मिलता है कि हम ये देखते हैं कि ट्यूमर सॉफ्ट है, होमोजीनियस है और टैन टू ग्रे है, ठीक है। मतलब अच्छी चीज़ें ये है कि सॉफ्ट है, होमोजीनियस है, टैन टू ग्रे है। बुरी चीज़ें ये है कि समटाइम्स यू ऑल्सो फाइंड फोकाई ऑफ हेमरेज, सिस्टिक डिजनरेशन एंड नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपी पे हम देखें तो हमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं ट्यूमर की, और वो बेसिकली ना ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि द ट्यूमर इज़ पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। ट्राइफेजिक कॉम्बिनेशन होता है विल्म्स ट्यूमर को, हम कहते हैं एक ब्लास्टिमल कंपोनेंट मिलता है हमें ट्यूमर में, स्ट्रोमल कंपोनेंट मिलता है ट्यूमर में, एपिथेलियल कंपोनेंट मिलता है। तीनों की जो क्वांटिटी होती है वेरी कर सकती है, परसेंटेज वेरी करती है। जो ब्लास्टिमल कंपोनेंट है वो प्रिमिटिव सेल्स है ना, उसमें हमें स्मॉल ब्लू सेल्स मिलते हैं विद फ्यू डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ठीक है। तो शीट्स ऑफ स्मॉल ब्लू सेल्स का मिलना ये कैरेक्टराइज करता है ब्लास्टिमल कंपोनेंट ऑफ ट्यूमर को, ठीक है। जो एपिथेलियल कंपोनेंट उसमें क्या मिलेगा, एपिथेलियल डिफरेंशिएशन हुई होगी ट्यूमर की इनटू अबॉर्टिव ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलाई। अगर ग्लोमेरुलाई नजर आए या अबॉर्टिव ट्यूब्यूल्स नजर आए, वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, एपिथेलियल कंपोनेंट का। स्ट्रोमल कंपोनेंट हमें कैसा मिलता है, फाइब्रोसिस्टिक मिलता है और साथ में मिक्सोइड मिलता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हमें स्केलेटल मसल डिफरेंशिएशन भी मिल सकती है ट्यूमर में। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि 5% ऑफ ट्यूमर ऑल्सो कंटेन फोकाई ऑफ एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया में फोकाई कैसे होंगे, दीज सेल्स विल बी लार्ज हाइपरक्रोमैटिक प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एबनॉर्मल माइटोसिस, ठीक है। लार्ज सेल्स, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई, प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एंड एबनॉर्मल माइटोसिस, बस ये उसके एनाप्लेजिया का कंपोनेंट है। जहाँ पर TP53 म्यूटेशन होगी वहाँ पर एनाप्लेजिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 5% ऑफ ट्यूमर्स ऑल्सो कंटेन दिस एनाप्लेजिया, ठीक है। बाकी ये लिखा हुआ है कि ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं टू केमोथेरेपी जिसमें TP53 म्यूटेशन हो ना, ठीक है। अच्छा, बाकी नेफ्रोजेनिक रेस्ट सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेफ्रोजेनिक रेस्ट सेल्स हम कहते हैं कि दीज आर द प्रिकर्सर लीजन ऑफ द विल्म्स ट्यूमर, और समटाइम्स हम रीजन पैरेन्काइमा में नजर भी आते हैं एडजेसेंट टू द ट्यूमर अगर रेस्ट सेल प्रेजेंट हों। द रेस्ट सेल्स कैन वेरी फ्रॉम एक्सपेंसाइल मैसेज दैट रिजेंबल द विल्म्स ट्यूमर। हाइपरप्लास्टिक रेस्ट सेल्स होते हैं वो, टू स्क्लेरोटिक रेस्ट सेल्स जो कि जिसमें जिस फाइब्रस कंपोनेंट पड़ा होगा, और ओकेजनल एडमिक्स्ड ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलाई बने होंगे। तो स्क्लेरोटिक हो सकते हैं नेफ्रोजेनिक रेस्ट, या हाइपरप्लास्टिक हो सकते हैं नेफ्रोजेनिक रेस्ट, ठीक है। और बस जो नेफ्रोजेनिक रेस्ट हैं दीज आर द प्रिकर्सर लीजन फॉर विल्म्स ट्यूमर। अगर हमने किडनी का सेक्शन रिजेक्ट किया है और हमें उसमें ये मिल रहा है नेफ्रोजेनिक रेस्ट सेल्स मिल रहे हैं, इट मीन्स कि कॉन्ट्रालेटरल किडनी में भी विल्म्स ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात 3 कंपोनेंट्स हैं, ब्लास्टिमल, स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल, ठीक है। और नेफ्रोजेनिक रेस्ट सेल्स भी मिल सकते हैं। बाकी जो पैथोलॉजी हम देख चुके हैं, इसकी क्लिनिकल फीचर्स कैसे होते हैं। तो पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट विद पाल्पेबल एब्डोमिनल मैस, क्योंकि ट्यूमर है विच मे एक्सटेंड अक्रॉस द मिड लाइन एंड डाउन इनटू द पेल्विस। लेस्ट ओपन प्रेजेंटिंग फीचर्स आर फीवर, एब्डोमिनल पेन, हेमाचोरिया एज वेल, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है ड्यू टू प्रेशर ऑन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। प्रोग्नोसिस विल्म्स ट्यूमर का बहुत अच्छा है और एक्सीलेंट है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक तो नेफ्रेक्टमी करते हैं, ट्यूमर को रिजेक्ट करते हैं, हमें कीमोथेरेपी देते हैं। एनाप्लेजिया अगर होगा तो मतलब मसला है, लेकिन डिफ्यूज है तो मसला होता है। अगर एनाप्लेजिया फोकल है और कन्फाइंड है विद इन द रिजेक्टेड नेफ्रेक्टमी तो उसमें इतना मसला नहीं होता। बाकी इसकी समरी यही है कि विल्म्स ट्यूमर मोस्ट कॉमन रीनल नियोप्लाज्मा है चाइल्डहुड का। पेशेंट प्रेजेंट करते हैं विद 3 सिंड्रोम्स, डेनिस ड्राइच सिंड्रोम, बैकविथ विडमैन सिंड्रोम एंड वेगर सिंड्रोम। वेगर सिंड्रोम DDS में WT1 में इनएक्टिवेशन होती है, जबकि बैकविथ विडमैन सिंड्रोम में इम्प्रिंटिंग एबनॉर्मलिटी होती है WT2 जीन की लोकस की, ठीक है। एक में इनएक्टिवेशन WT1 जीन की, एक में इम्प्रिंटिंग एबनॉर्मलिटी WT2 जीन की, ठीक है। और स्पेशली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 में मसला होता है। मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट वही हैं, ब्लास्टिमल, एपिथेलियल और स्ट्रोमल। ब्लास्टिलियम में शीट्स ऑफ स्मॉल ब्लू सेल्स हैं। नेफ्रोजेनिक रेस्ट सेल्स प्रिकर्सर लीजन फॉर विल्म्स ट्यूमर। दैट इज ऑल अबाउट द विल्म्स ट्यूमर। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़।